हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आपके वन दरोगा एग्जाम में जो 16 जुलाई को आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जो है किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या यहाँ पे आया है और क्या क्या जो है आपकी अगली शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए थे उनमें से जो है अधिकतर क्वेश्चन यानी 80% क्वेश्चन मैंने आपको जो है कराए हुए हैं। ठीक है, आधे क्वेश्चन तो आपके जो है एनसीईआरटी से आए हुए हैं और आधे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज कराई है उससे यहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों जो है आप अगर मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो कि आज की का क्वेश्चन पेपर था वहाँ से जो है कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो अधिकांश क्वेश्चन जो आज के बने हैं वो आपके जो है कह सकते हैं आप एनवायरनमेंट या पर्यावरण से बने हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट जो आपका पर्यावरण है और जो इकोलॉजी है, परितंत्र है, वहाँ से आपके जो है अधिकतर क्वेश्चन आज के बने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। कल ही जो है 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जो भी जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला जो आपको पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में पूछा गया था। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो आपकी की थी वो आपका जो है विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, और इन्होंने जो ये खोज करी थी 1558 में करी थी। ठीक है, तो आज आपको जो है परिसंचरण तंत्र के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कल आपके एग्जाम में यहाँ से जो है श्वसन तंत्र के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जो है इसको भी जरूर पढ़ें। मैंने जो है पर्टिकुलर जो है परिसंचरण तंत्र के ऊपर वीडियो बना रखी है, श्वसन तंत्र के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप जो है एक जो आपका यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र होता है ये भी आपको पढ़ के जाना है, तंत्रिका तंत्र होता है आपका, इन सभी को जो है आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अभी भी बता रहा हूँ। अभी भी आपके पास टाइम है तो आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आराम से। अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में वहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया था वो आपका दिया गया था यहाँ पे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया था। तो न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और जो आपका अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पूछता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी यहाँ से आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूछ सकता है। अभी न्यूट्रॉन का पूछा है, हो सकता है आगे शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन का पूछ दे, प्रोटॉन का पूछ दे। ठीक है, यहाँ पे जो है आवेश भी पूछा जा सकता है। तो आवेश जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो आपका -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम जो है ये पॉजिटिव में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे होता है ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। आज का जो एक प्रमुख क्वेश्चन था ये आपका यहाँ पे दिया गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो ये आपका जो है जेम्स चैडविक ने की थी, आपका जो है 1931 में इनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बन सकता है वो अगली शिफ्ट में बन सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है रदरफोर्ड ने की थी। अगर जो है एग्जाम में आपका जो है रदरफोर्ड नहीं आता है ऑप्शन में तो आपका जो है एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोल्डस्टीन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन वैसे तो मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे गोल्डस्टीन पे टिक कर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका जो है रदरफोर्ड दिया गया है, कहीं कहीं पे जो है गोल्डस्टीन भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है दोनों बातें यहाँ पे याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये आपका जो है जे थॉमसन ने करी हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको जो है यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आप जो है इसको नोट जरूर कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्षा का जल जो है संचयन किस विधि से द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वर्षा का जल संचयन की बात करें तो वर्षा का जल क्या होता है, संचयन करते हैं हम। ठीक है, तो संचयन बेसिकली ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं दिया गया था, लेकिन इसकी बात करें तो ये आपका जो है वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी से जो आपके जल संचयन से रिलेटेड होंगे जितने भी टॉपिक होंगे आपको यहाँ पे जो है एग्जाम में पूछ सकता है, आपको जो है ये जरूर पढ़ के जाना है। अगला है आपका बिहार में कौन सा जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पता है नेशनल पार्क और आपके जो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य थे वहाँ से जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो आप जो है एक बार इनको भी जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जो आपका बिहार में है वो आपका जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो जो है बिहार के बारे में नहीं पूछेगा, हो सकता है अगला जो है हो सकता है उत्तराखंड का ही कोई नेशनल पार्क पूछ ले कि ये जो है कहाँ पे स्थित है, कब बना था, कौन सा टाइगर रिजर्व है या कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। अगला आता है जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था वो आपका था अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा के पीएच मान की बात करें तो ये
5 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है ओम का नियम से जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ओम के नियम की बात करें तो ये मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है, ये इनमें से जो है बताया हुआ क्वेश्चन मैंने मेरे लगभग सभी हैं, ठीक है। तो ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम की बात करें तो ओम का नियम मैंने आपको सिंपल बताया था कि V=IR आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में कि ओम का नियम किसे कहते हैं। हो सकता है ये पूछ दे कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच लगने वाले विभवांतर और उसकी धारा के बीच कैसा संबंध होता है। यहाँ पे ये आ सकता है कि विभवांतर व धारा के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो इनके ये एक दूसरे के जो है समानुपाती होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपका यहाँ से जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है V=IR पूछा जाता है। तो इनमें से जो है इस पे आधारित एक जो है आज न्यूमेरिकल आया था, तो इसमें जो है हो सकता है आपको V की वैल्यू दी हो, I की वैल्यू दी हो और आपको जो है R निकालना हो, ठीक है। सिंपल है। हो सकता है जो है V की वैल्यू निकालनी हो, IR दिया हो, ठीक है। तो इनमें से दो टर्म आपको दिए रहेंगे और एक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका कि एक क्वेश्चन और आया था कि सोना जो है घुलनशील किसमें है, ठीक है। तो सोना घुलनशील की बात करें तो ये आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी आपका जो है HCl में घुलनशील होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूकोज का जो है सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये तो मैं क्वेश्चन जब जब आपका ग्लूकोज टर्म आता है ये मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपका जो है याद होना चाहिए। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र होता है। और इसका जो है अगली शिफ्ट में हो सकता है इसका द्रव्यमान पूछ ले। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान की बात करें तो 180 पॉइंट जो है 15 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है ग्लूकोज से रिलेटेड जो आपके तथ्य होते हैं। अगला आता है कि DNA फिंगरप्रिंट का मामला जो है ये बेसिकली क्यों किया जाता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट पे आधारित कुछ क्वेश्चन आया था। तो जो आपका DNA फिंगरप्रिंट होता है वो इसलिए लिया जाता है, वो आपको जो है जो जितने भी आपके आपराधिक मामले होते हैं उनको जो है सही रूप से जो आपराधिक मामलों की जांच होती है तो उसमें जो है DNA फिंगरप्रिंट लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला आता है आपका प्राश्रव्य तरंगे जो है किसे कहते हैं, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में यहाँ से आपसे पूछ लिया गया था। अगला आपसे जो है प्राश्रव्य तरंगों के बारे में पूछा गया था। तो इनकी जो आवृत्ति होती है ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है मैंने बताए थे प्राश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे, 3 प्रकार की तरंगे होती है। हो सकता है अगले एग्जाम में जो है आपका यहाँ पे अपश्रव्य तरंगे पूछ दे। तो अपश्रव्य तरंगे जो आपकी होती हैं 20 से लेके 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। जो श्रव्य तरंगे होती है जो मानव द्वारा सुनी जा सकती है ये आपके जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है तीनों तरंगे याद रखनी है। आपकी जो है श्रव्य तरंगे होगी, अपश्रव्य होगी और आपकी जो है प्राश्रव्य तरंगे होगी, ठीक है। तो तीनों आपको जो है यहाँ पे याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया था, क्या था कि आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्पष्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है तो मैं जो है इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और आया था कि बायोगैस में जो है कौन सी गैस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो बायोगैस में जो गैस होती है यहाँ पे बेसिकली कौन सी गैस होती है, तो ये आपकी जो है मीथेन बायोगैस में होती है। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत बार मैंने आपको जो है डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है कि आँख ना दिखाई देना क्या कहलाता है। तो जिसको जो है आँख नहीं दिखाई देगी तो वो क्या कहलाता है, वो जो है अंधा कहलाएगा, ठीक है। तो वो जो बेसिकली यहाँ पे जो है मोतियाबिंद होता है, ठीक है। तो जो आपकी मोतियाबिंद देखा होगा आपने, किसी की आँख में जो है व्हाइट व्हाइट धब्बा रहता है तो उसी को जो है मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है कि जिप्सम से आपका जो है एक फॉर्मूला पूछा गया था, यानी जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या हो सकता है, क्या होगा ये, ठीक है। तो जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने जो है आपको कई बार बताया हुआ क्वेश्चन था और आगे की शिफ्ट में भी जो है आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। इसको तो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। तो जिप्सम की बात करें तो जो आपका CaSO4 इंटू 2H2O होता है यही आपका जो है जिप्सम कहलाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका जो है कैल्शियम सल्फेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट को जो है अगर आपका 373 डिग्री केल्विन में पे गर्म करते हैं तो 373 डिग्री केल्विन हो सकता है अगली शिफ्ट में आ जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सेंटीग्रेड को अगर जो है केल्विन में चेंज करना है तो उसमें जो है आपको यहाँ पे 100 ऐड कर देना, सॉरी 273 आपको जो है ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका अगली शिफ्ट में आ सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ये आपका जो है CaSO4 इंटू 1/2H2O, यानी इसको हम क्या कहते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिप्सम से जो है आपका यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त होता है। अगला आता है पौधों द्वारा पानी छोड़ना, ठीक है। यानी पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा जो है पानी छोड़ते हैं पौधों द्वारा, यहाँ पे पानी का उत्सर्जन यानी छोड़ना, तो ये कहलाता है आपका वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है।
ठीक है। तो आपको जो है इस प्रकार से दिया गया था कि पौधे जो है पानी छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। तो बेसिकली जो पौधे होते हैं ये जो है पानी कहाँ से छोड़ते हैं, जो उनकी पौधों की पत्तियाँ होती है इनमें जो आपके छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं, इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। तो यहाँ से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है पानी को यहाँ पे निकास करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो है आपका पौधों से भी आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ये बन सकता है कि क्लोरोफिल की क्रिया क्या है, क्या होती है। तो आपको जो है क्लोरोफिल के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। पादप हार्मोन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है कि जिब्रेसिन क्या है। ठीक है। तो जो आपका जिब्रेसिन की बात करें तो ये आपका जो है एक प्रकार का जो है पादप हार्मोन होता है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जितने भी पादप हार्मोन होते हैं आप जो है इनको जो है मैंने आपको जो है डिटेल में बायोलॉजी पढ़ाई हुई है, तो आप जो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एनसीईआरटी वाली क्लास देख लीजिए पहले, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज कराई हुई है। ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में जो है मैंने यहाँ पे 4 सीरीज आपको भोकाल सीरीज कराई है। तो वहाँ पे मैंने करीब जो है 125 क्वेश्चन जो है एक क्लास में कराए हैं। यानी आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, करीब जो है 500 क्वेश्चन के करीब कराए हैं। और उससे भी और क्वेश्चन मैंने आपको करीब जो है, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको जो है लगभग 2000 क्वेश्चन कराए हैं। इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है। तो आपको जो है जरूर करके जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि तारापुर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो जो आपका तारापुर पावर प्लांट की बात करें, जैसा कि आपको पता है तारापुर पावर प्लांट ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ये आपका जो है भारत का पहला पावर प्लांट भी था। यही आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। तो ये पावर प्लांट वाले भी मैंने आपको जो है परसों ही आपको बताया हुआ था, तो आपको जो है इसमें भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है। ये पावर प्लांट जो है सभी थर्मल पावर प्लांट मैंने आपको जो है एक ट्रिक से समझाया हुआ था। आप जो है वहाँ पे वीडियोज देख सकते हैं, पुरानी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। अगला आता है आपका कि जो है सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित या जो है किसने शुरू की थी। ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आपकी जल विद्युत परियोजना होती है इसको जो है कहाँ पे शुरू करा गया था, तो ये आपका जो है चीन में शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना है। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे आप आज के चैप्टर में जो है एग्जामिनर ने यहाँ पे टारगेट, आज का जो एग्जाम था यहाँ पे जो टारगेट किया गया था ये आपका जो है आप कह सकते हैं कि पर्यावरण को टारगेट किया गया था। और जो आपके यहाँ पे नेशनल पार्क थे इनको जो है टारगेट किया गया था। तो अगला शिफ्ट में आप देखेंगे, अगला जो आपका 17 तारीख को एग्जाम होगा, तो यहाँ पे जो है आपका किसी और टॉपिक को यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है। तो आपका जो है ऐसा नहीं है कि आज नेशनल पार्क से होंगे तो कल भी नेशनल पार्क ही से होगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है। ये आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना चीन में। ठीक है। अगला आता है कि आपका एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है इसका फॉर्मूला आपका था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपके शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पूछा गया था आपका जो है संवेग का फॉर्मूला पूछा गया था। तो संवेग जो है मैंने कितनी बार आपको बताया है, ये आपका जो है m/v होता है। ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका जो है संवेग कहलाता है। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/a। ठीक है। सिंपल है जो है, इसको इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो है आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो है ये बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, इस पर जो है आपको कार्य करना है। अगला आता है कि दूरसंचार सैटेलाइट के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है। दूरसंचार सैटेलाइट। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो आपकी यहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट होती है ये आपकी जो है 2 प्रकार की यहाँ पे होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सैटेलाइट के बारे में एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका हो सकता है अभी जो है सैटेलाइट के बारे में पूछा गया, अगला हो सकता है यहाँ पे जो है तो 2 प्रकार की होती है। पहला आता है आपका पोलर। ठीक है। जो आपकी यहाँ पे पोल होती है, यानी आपके जो ध्रुव होते हैं। ठीक है। ध्रुवीय सैटेलाइट। और दूसरी होती है आपकी भूस्थैतिक सैटेलाइट। ठीक है। भूस्थैतिक यानी आपकी जो आपकी जियो स्टेशनरी होती है। ठीक है। ये आपकी जियो स्टेशनरी होगी, ये आपकी जो है पोलर सैटेलाइट होती है। तो 2 प्रकार की होती है। इनमें जो है मुख्य डिफरेंस यहाँ पे बात करें तो ये जो है पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं इनका चक्कर लगाता है। ठीक है। जैसा आपने देखा होगा ये पृथ्वी होगी, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो है इस प्रकार से चक्कर लगाता है जो पोलियर सैटेलाइट होती है। लेकिन जो यहाँ पे भूस्थैतिक सैटेलाइट होती है ये जो है विषुवत रेखा का यहाँ पे चक्कर लगाती है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट लगभग जो है 600 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। और जो आपकी 600 से लेके 900 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन भूस्थैतिक सैटेलाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। यह इसलिए होती है क्योंकि अगर भूस्थैतिक
का ये वाली सैटेलाइट है, ठीक है। तो मैं आपको जो है थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपकी जो है भूस्थैतिक सैटेलाइट जो है इस तरह से घूमती है, तो यहाँ पे जो है रेडियस ज़्यादा होती है, इसलिए जो है इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ाई जाती है। लेकिन ये वाला क्षेत्र की बात करें तो ये आपका पृथ्वी में यहाँ पे जो है रेडियस कम होती है, पृथ्वी की यहाँ पे जो है व्यास कम होता है, तो इसलिए ये इसका जो है यहाँ पे हाइट कम रखी जाती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से ये चलता है, और जो आपकी भूस्थैतिक सैटेलाइट होती है ये आपका 3.14 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है। और ये आपका जो है एक साल में एक चक्कर लगाता है। और जो आपका यहाँ पे सोलर सैटेलाइट होता है ये आपका जो है 84 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे जो आता है आपका कि ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के सैटेलाइट थे, एक होता है PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट, और दूसरा आता है आपका GSLV, ठीक है। तो GSLV यानी आपका जो अभी भूस्थैतिक सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। तो जो आपका PSLV होता है, जैसा आपको पता होगा, मौसम परिवर्तन का ये बेसिकली यहाँ पे जो है ख्याल रखता है। और जो आपका अगर GSLV की बात करें तो ये आपका जो है सैन्य उपकरण या जो होता है आपका सैन्य कार्रवाई में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो जो आपकी सेना होती है, अगर किसी देश पे नज़र रखनी है तो वो जो है यहाँ पे GSLV का उपयोग करेंगे। अगला आ जाता है यहाँ पे, अगला यहाँ पे दिया गया था आपको कि जो है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला तो नहीं था आपका, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया था, ग्रेफाइट का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो जो आपका ग्रेफाइट के फॉर्मूले की बात करें, मैंने आपको जो है कितनी बार बताया हुआ है, तो ग्रेफाइट ये जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। तो कार्बन का अपर रूप होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन होगा, सिंपल है। हो सकता है ऑप्शन में एक आपको दिया होगा कार्बन, एक आपको दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक दिया होगा ऑक्सीजन, एक दिया होगा कुछ आर्गन दिया होगा, ठीक है, नियोन दिया होगा, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको जो ग्रेफाइट है ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका जो है कार्बन का अपर रूप है। अगले एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा का फॉर्मूला क्या है, तो हीरा का भी कार्बन ही है, ठीक है। ये भी आपका जो है कार्बन का अपर रूप होता है। तो ये आपको जो है दोनों यहाँ पे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट जो दो अपर रूप यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका केरल का जो है पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। केरल में जो है आपका पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका जो है केवलादेव अभ्यारण्य था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपका केवलादेव अभ्यारण्य है जो आपका जो है केरल का पक्षी अभ्यारण्य है। तो जितने भी पक्षी अभ्यारण्य वगैरह है एक बार आप उनको पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि बल और विस्थापन के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है कि बल और विस्थापन के बारे में जो है बेसिकली पूछा गया था। अगर आपको जो है यहाँ पे बल और विस्थापन के बारे में पूछा गया होगा तो यहाँ पे जो है टोटल अगर आपकी बल की बात करें तो आपका जो है FS, टोटल वर्क की बात करें तो हो सकता है आपसे जो है कार्य पूछ सकता है बल देकर और विस्थापन देकर। तो आपसे जो है आपका फॉर्मूला आ जाएगा FS cos थीटा, ठीक है। तो जो आपका कार्य बराबर होता है वो आपका क्या होता है, बल गुणा विस्थापन आपका जो है कार्य होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर कहीं पे एंगल बन रहा होगा तो आपको जो है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, FS cos थीटा वाला फॉर्मूला आपको लेके चलना है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो यहाँ पे जो है 0, इसका मान जो है बल का मान टोटल 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है 0 होगा तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे जो है 1 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे दिया गया था कि हाइड्रोजन का समस्थानिक आपसे पूछा गया था, ठीक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ये भी मैंने जो है आपको बहुत बार बताया हुआ क्वेश्चन है। जब भी हाइड्रोजन का नाम आता है तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि हाइड्रोजन के आपके जो है 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसमें जो है आपके एक प्रोटॉन होता है और आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपका जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करें, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन इसमें होता है, ठीक है, दूसरा समस्थानिक। और तीसरा की बात करें, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। तो आपसे जो है जो भी पूछा गया है आप जो है इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर आपको तीनों पता है तो आप जो है किसी का भी निकाल सकते हैं। पहले वाले के नाम की बात करें, पहले वाले का नाम यहाँ पे जो है, दूसरे वाले का जो है ड्यूटेरियम है, तीसरे वाले का जो है ट्रिटेनियम है, ठीक है, और पहले वाले का नाम जो है यहाँ पे प्रोटियम है, ठीक है। तो ये आपको तीनों यहाँ पे याद रखने हैं। एग्जाम में हो सकता है अभी प्रोटियम पूछा हो, ड्यूटेरियम पूछ दे आपका जो है, और या हो सकता है ट्यूटेरियम पूछ ले। और अगला एक और जो है हाइड्रोजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी जो है भारी जल का आपको सूत्र पूछ लेगा। तो भारी जल के सूत्र की बात करें तो जो आपका ये D2O होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। डी बेसिकली ये क्या है, ये जो है हाइड्रोजन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O, लेकिन D2O इसलिए है क्योंकि ये जो है ये वाला समस्थानिक है, आपका जो ड्यूटेरियम है ये वाला है, इसीलिए इसको जो है D2O कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका जो बना हुआ था कि ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होगा। तो जो आपके ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर जी का मान जो है अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, अधिक होगा। आप जो है पृथ्वी के यहाँ पे आएगा, पृथ्वी के, अगला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वी पे केंद्र पे
जो है जी का मान कितना होगा, तो जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है न्यून होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया था कि अवतल दर्पण के फोकस पर जो है प्रतिबिंब आपका जो है कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अवतल, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, अवतल दर्पण में जो है फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की बात करें तो मैंने आपको जो है दर्पण वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आपको लेंस वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका जो है कोई वस्तु होती है तो इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा वो आपका जो है यहाँ पर कहाँ पे बनेगा, यह आपका जो है अनंत पर बनेगा, और जो है ठीक है किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे अवतल दर्पण में अनंत पर बनता है और आपका जो है वास्तविक बनता है, ठीक है, और आपका जो है बड़ा बनता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, और आपका जो है यहाँ पे उल्टा बनता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया था, प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक पूछा गया था, तो इसका मात्रक क्या होता है आपका ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रतिरोधकता मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन में जो है आपका एग्जाम में आ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता अलग चीज़ है, प्रतिरोध अलग चीज़ है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं लौंडे। अगला यहाँ पे जो है पूछा गया था कि आपका जो है प्रकाश प्रतिरोध विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रतिरोध और विभवांतर के बीच आपको जो है फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। तो आपका जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ओम का नियम यहाँ पे लगता है। तो प्रतिरोध को क्या होता है आपको जो है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ओम का नियम क्या बताया था, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला आता है ओजोन। ओजोन में जो है परमाणु कितने होते हैं, तो ओजोन में कौन से परमाणु होते हैं और कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन में परमाणु की बात करें तो जो आपके ओजोन है यहाँ पे जो है आपको O3 को जो है ओजोन से दिखाते हैं, इसमें आपका वो क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन होगी, और इसमें जो है ऑक्सीजन की 3 परमाणु आपके उपलब्ध होते हैं। अगला आ जाता है आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, यहाँ पे पूछा गया था, या आवर्धन क्षमता से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता की बात करें तो यह आपका जो है क्या होता है, जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है वो जो है प्रतिबिंब की लंबाई बटे आपकी जो है वस्तु की लंबाई होती है, ठीक है। तो जितनी भी प्रतिबिंब की लंबाई होगी उसमें जो है वस्तु की लंबाई का भाग यहाँ पे देना है, या आपकी जो है आवर्धन क्षमता यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। आपको जो है सूत्र याद रखना है, तो यहाँ से जो है आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि वस्तु को जो है अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो कोई वस्तु है आपकी जो है अनंत पर रखी गई है, ठीक है। तो जो वस्तु आपकी जो है अनंत पर रखी गई है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जो है कराया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, ठीक है। तो जो आपके द्विनाम पद्धति के जनक, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, आप जो है ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं कराया हुआ है, ठीक है। तो इसकी द्विनाम पद्धति की बात करें तो आपके जो है इसके जनक थे आपके लीनियस, आपके जो है इसके जनक थे, ठीक है। कार्ल लीनियस जो है इसके जनक आपके कहा जाता है। तो ये बेसिकली इन्होंने जीवों को जो है 2 टाइप में यहाँ पे बांटा था। पहले जो है यहाँ पे वंश के आधार पे बांटा था, दूसरा जो है जाति के आधार पे यहाँ पे बांटा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, जाति को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज की बात करें तो नाभिक की खोज आपकी किसने की थी, जो आपके जिन्होंने प्रोटॉन की थी, ठीक है। जो आपके रदरफोर्ड हैं, इन्होंने जो है नाभिक की खोज कब की थी, 1911 में करी हुई थी। यहाँ से जो है आपका नाभिक के बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में जो है गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पादप में जो है गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो जो पादप में गैस के आदान प्रदान की बात करें तो इसमें बेसिकली जो रंध्र होते हैं, ठीक है, जो पत्तियों में रंध्र होते हैं या छिद्र होते हैं, इनसे जो है गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। मैंने ये आपको बताया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला आता है आपका यहाँ पे कि पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं। तो पोलोनियम के अगर समस्थानिक आपको पूछे गए थे तो पोलोनियम के आपके बेसिकली यहाँ पे जो है 11 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो 11 समस्थानिक यहाँ पे जो है पोलोनियम के यहाँ पे होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर जो है सबसे अधिक
समस्थानिक की बात करें जो आपका सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका जो है यहाँ पे परमाणु भार आपका जो है 210 हो जाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो है यहाँ पे 210 हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड आपका जो है यूरेनियम के बारे में पूछ सकता है कि यूरेनियम के का जो है कौन सा समस्थानिक जो है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जो आपका यूरेनियम 92 आपका ये हो गया आपका 238। ठीक है, तो जो आपका 238 वाला यूरेनियम का समस्थानिक होगा ये जो है करीब 99% आपका जो है पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें सेकंड की, तो आपका जो है यूरेनियम का आपका हो गया 235 वाला समस्थानिक। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है 92 है, और जो 235 वाला समस्थानिक है, अगर जो है ये संख्या बदलती है तो इन्हीं को जो है समस्थानिक कहा जाता है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ये सभी समस्थानिक है, और ये जो है सेकंड नंबर पे आपका पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूर संचार उपग्रह जो है भूस्थिर। ठीक है, तो ये दूर संचार तो पढ़ा दिया था। अगला आता है गैस बांध में जो है कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, तो बांध में जो आपकी संचित ऊर्जा की बात करें तो बांध में जो आपकी संचित ऊर्जा होती है वह आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ठीक है, तो जो आपकी बांध होता है, कोई भी डैम है, तो यहाँ पे जो है पानी रहेगा, तो इसमें जो है पानी क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। तो जब पानी इकट्ठा रहेगा, अगर रुका हुआ है तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन जब पानी ये गति करता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ये इससे रिलेटेड बन सकता है कि बांध में जो है किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो आपकी उत्पन्न होती है वो आपकी जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है, यानी आपकी जो है विद्युत ऊर्जा यहाँ पे बनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि DDT के बारे में कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो DDT का हो सकता है यहाँ पे जो है फुल फॉर्म आपसे जो है पूछा गया हो। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, इसका जो है पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगला आता है कि अगला आता है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की बात करें, अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जैसा आपको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आपके जो है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन का परमाणु हो गया, यहाँ पे जो है आपके नाभिक हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहली कक्षा में जो है कोई भी परमाणु है उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में यहाँ पे जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जो है कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो है 8 नहीं है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा यही हो जाएगी दूसरी कक्षा, तो इसमें आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि अम्ल वर्षा का पीएच यहाँ पे कितना होता है। तो 5.5 के आसपास यहाँ पे होता है। ठीक है, 5.5 से कम आपको जो है यहाँ पे देना होगा। पीएच के बारे में भी आपको जो है जरूर पढ़ के जाना है कि किसका पीएच कितना होता है। जल का पीएच पढ़ के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीएच बता दूं कि रक्त का पीएच आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जल का पीएच पढ़ के जाना है। ये सभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, दूध का पीएच हो गया, तो ये सभी आपको यहाँ पे पढ़ के जाने होंगे। अगला आता है आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जो है सीमेंट में जो है कितने % जिप्सम मिलाया जाता है। तो सीमेंट को जो है यहाँ पे पतला बनाने के लिए जो है सीमेंट में बेसिकली किसकी मात्रा यहाँ पे मिलाई जाती है। तो सीमेंट में अगर मिलाई जाने की बात करें तो जो आपका जिप्सम होता है ये आपका जो है सीमेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, और जिप्सम से ही जो है आपका यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं जिप्सम के से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है कि चंद्रमा व पृथ्वी, यहाँ पे जो है साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं है वैसे। तो ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र आपको पूछा गया था। तो ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो आपका जो है C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। अगली क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसको भी आप जरूर देखिए। वहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगले सेशन में जो आपकी अगले क्लास की एनालिसिस यहाँ पे करेंगे।